हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं अनिल कुमार आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है, तो इसी के साथ बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, इसमें जो आप लोग पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे थोड़ा सा। बस इसमें क्लास 11th 12th क्लास 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ा है। बेसिक ही बात होगी, डीप में तो सोचना भी मत। फिजिक्स वाले सर जो डीप में आपको मैथ पढ़ा देंगे, तो हम लोग बेसिक मैथ की बात कर रहे हैं, उतना ही मैथ की बात कर रहे हैं जितना मैथ फिजिक्स में, जितना मैथ फिजिक्स के लिए जरूरी है। ओके, फिर ग्राफ्स एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। कोई भी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ्स एंड इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में 3 टॉपिक पे चर्चा होगा: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ एंड इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड एंड इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 3 टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोग को पढ़ा दिए थे, वो सब ध्यान तो है। ASTC रूल, इसमें कौन कब निगेटिव होता है, कौन कब पॉजिटिव होता है ना, कहाँ चेंज होता है, कहाँ चेंज नहीं होता है, याद है? तो वो सब बढ़िया से याद रखिएगा। और रिडक्शन फार्मूला सब पढ़े थे, है ना, कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे निकाले थे। साइन 120 को हम 90 + 30 लिख लिए थे, या 180 - 60 लिख लिए थे। फिर उसका जो रिडक्शन फार्मूला वो यूज कर लिए थे, ASTC रूल, ASTC रूल का यूज करके। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन XY प्लेन। अगर कहीं XY प्लेन है तो किसी भी पॉइंट का हम पोजीशन कैसे दिखाते हैं, है ना। चलो इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ध्यान दीजिएगा, ये कोई प्लेन है, ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस। क्लास 10th में भी सब के बारे में जानते होंगे। इसको हम X डैश बोलते हैं, इसको Y डैश बोलते हैं, X डैश एंड Y डैश। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन, है ना। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। जिसका हम कोऑर्डिनेट क्या यूज करते हैं? 0 0। कोऑर्डिनेट क्या यूज करते हैं? 0 0। ओरिजिन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस XY प्लेन में किसी भी पॉइंट का हमें पोजीशन बताना होता है। तो कैसे बताते हैं? मान लो कि कोई पॉइंट यहां पे है, कोई पॉइंट यहां पे है, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं तो X एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। X एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और Y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। तो देखो, इस डिस्टेंस को हम X एक्सिस से डिस्टेंस बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? X एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट का। तो ये डिस्टेंस x कहलाता है और ये डिस्टेंस y कहलाता है। तो इसका कोऑर्डिनेट लिखाता है x, y। तो इसमें क्या समझे, जो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है ना, उसको एब्सिसा बोलते हैं। जो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे x क्या हो गया? एब्सिसा, और y क्या हो गया? ऑर्डिनेट। x क्या हो गया? x क्या हो गया? x हो गया एब्सिसा और y हो गया ऑर्डिनेट। याद रखिएगा, जो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है पॉइंट का उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। सॉरी, जो y एक्सिस से डिस्टेंस होता है पॉइंट का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान रहे कि ये डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट लेंथ बोलो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो।
तो इसको एब्सिसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से पॉइंट का होता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस जो होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। बस ये बात को ध्यान रखना। इसी से क्या होता है, इसी से पता चल जाता है कि पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। चलो, तो ये आप लोग पोजीशन ऑफ अ पॉइंट समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे दिखाते हैं ये समझ में आया होगा। चलो, अब हम लोग बात करेंगे कि किसी एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, आप क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े हो, याद होना चाहिए। तब हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका बात करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप लोग को याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। चलो, इसमें आप लोग को विशेष कुछ नहीं बताने वाले हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। हमारे पास दो पॉइंट्स है, जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम Q लिख देते हैं। तो P और Q का डिस्टेंस चाहिए, P और Q का डिस्टेंस चाहिए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 है। इस पॉइंट का मान लो कोऑर्डिनेट जो है x2, y2 है। इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट का जो लोकेशन जो दिखाते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट, उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो बताते हैं उसको हम एक साथ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 0 0 हो गया। चलो, तो अगर ये x1 y1 है, तो इस पॉइंट का अगर हम थोड़ा सा ये बताएं तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताना, और ये डिस्टेंस कितना होगा, साथ में ये डिस्टेंस बताना और ये डिस्टेंस बताना। ठीक है, तो अगर बात करोगे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 है, ये डिस्टेंस y1, ये डिस्टेंस x2 और ये डिस्टेंस y2। बट हमें जो चाहिए लेंथ, हमें जो लेंथ चाहिए, हमें तो ये लेंथ चाहिए। क्या जी, हमें क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसका मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन करना मैथ की भाषा में। ये एंगल 90 हो जाएगा। ये पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम Q है, इसका नाम हम लोग कुछ R रख देते हैं। क्या जी, तो थोड़ा गौर से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1। क्या, और हमारे पास जो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो पूरा डिस्टेंस y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। अब इसमें देखो, हमारे पास जो ट्रायंगल है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहीं से हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो PQ का स्क्वायर जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्या, तो हमें तो PQ चाहिए, तो PQ इक्वल टू क्या डाल देंगे, अंडर रूट, क्या आ जाएगा, PR का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। बोलोगे सर यहाँ y2 माइनस y1 है, यहाँ y1 माइनस y2 लिख दिए हो तो कुछ तो गलत हो गया। देखो बेटा, गलत होना चाहिए था लेकिन मैथमेटिक्स है इसलिए गलत यहाँ पे नहीं हो रहा है। मैथमेटिक्स है इसलिए यहाँ पे गलत नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसे ही 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो तो क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4। तो स्क्वायर में a माइनस बी का स्क्वायर करो, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर करो या b माइनस ए का स्क्वायर करो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए। ये किस में आ गया, ये 2 डायमेंशनल में आ गया। कितने डायमेंशनल में आ गया, 2 डायमेंशनल। 4 3D के लिए क्या हो जाता, 4 3D, 3D मतलब 3 डायमेंशन। हमारे पास जब जेड एक्सिस भी होता तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या आता, तो कुछ नहीं, उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाता है, वो क्या बन जाता, वो डिस्टेंस हमारा जो हो जाता, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ज़्यादा बस, इससे ज़्यादा क्या होगा, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 10th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट हमें बेसिक मैथमेटिक्स है तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हम अपनी तरफ से ना छोड़ें, क्योंकि आपको जो फिजिक्स में काम आने वाला है। क्लियर है। हाँ, तो ये एक फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को नोट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, नोट। तो जैसे ये स्लाइड है, तो कभी न कभी आपको पूरा स्लाइड देखने का टाइम मिलेगा। जब स्लाइड कंप्लीट हो जाए तब नोट बनाइएगा, जब स्लाइड कंप्लीट हो जाए फिर नोट बनाइएगा। क्लियर है, जब स्लाइड कंप्लीट हो जाए फिर नोट बनाइएगा। पहले समझते, मतलब पढ़ते पढ़ते नोट नहीं बनाना है, पहले समझ लेना है फिर नोट बनाना है। क्लियर है। चलो, जैसे ये स्लाइड हम दे दिए आपको तो उसको नोट कर लेना है, अच्छा से प्यार से नोट कर लेना है। ओके, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट ये दिया है, बी का कोऑर्डिनेट ये दिया है, मतलब इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लोगे, इसको x2 है, इसको y2। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा ए बी का, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताना है -7 कितना आ जाएगा, -14 का होल स्क्वायर है, यहाँ से क्या आ जाएगा, -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाना होगा। देखो, यहाँ 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 बार मल्टीप्लाई, और 7 का स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, यहाँ स्मार्ट तरीका ये लगा लेना है कि 14 है तो इसको 2 इंटू 7 रख दो प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है, ए बी इक्वल टू, तो देखो अंडर रूट
2 प्लस 7 का होल, 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या आ गया 5 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 7। तो बताओ 7 का स्क्वायर कितने टाइम्स है, 7 का स्क्वायर कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है ना, कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है। तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से रूट बाहर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 रूट 5। ये इसका यूनिट डाल देना है, जो इसका यूनिट रहेगा वही यूनिट इसमें यूज करना है। क्या ये समझ में आया? जैसे हम सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर होता है, मीटर में होता है तो इसलिए यूनिट लिख दिया है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस का कुछ यूनिट तो होता है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ साथ में आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट तरीका भी सिखा दिए कैलकुलेशन करने का। इसी तरह से बहुत सारे तरीके सिखाएंगे हम, तो आप लोग जो है इंटरेस्ट लेके पढ़िए, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कीजिए, देखिए कितना मजा आता है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के साथ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 30 न्यूटन। ए और बी का डिस्टेंस 30 न्यूटन दे दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस 30 यूनिट दे दिया है, तो हमें इस ए का वैल्यू फाइंड करना है ना। वही बताए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन समझ में आया? 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है, उसमें एक कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू ने दिया है, तो उसका वैल्यू फाइंड करना है, यही क्वेश्चन है। चलो तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ भी वही चीज है, ए बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, चलो -9 -3 का होल स्क्वायर प्लस ए -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो यहाँ पर 13 लिख देंगे, 13 का स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि इधर रूट हटाएंगे। तो इधर देखो 9 3 12 -12 का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या है a -3 का होल स्क्वायर, a -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग तो 13 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, बोलोगे सर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा माइनस प्लस में, क्योंकि अभी बेसिक तो स्टार्ट ही की है, तो आप इतना स्टेप क्यों छोड़ोगे। इसको क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस a -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं 169, 12 का स्क्वायर 144, 144 144 इक्वल टू a -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो यहाँ 25 आ जाएगा इक्वल टू a -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो आया है a -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a -3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। तो यहाँ से देखो तो a -3 का वैल्यू आ गया, एक प्लस में 5 और दूसरा माइनस में 5। तो a का वैल्यू आ जाएगा इधर से आ जाएगा तो 8 और इधर से आ जाएगा -2। तो a का 2 वैल्यू आ रहा है। कुछ समझे बात को? अब बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस क्यों लगा है? देखो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यही कहा जाता है कि अगर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर a है तो x का वैल्यू या तो प्लस a हो सकता है या माइनस a हो सकता है रूट में। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए जब यहाँ से स्क्वायर हटाए ना तो यहाँ प्लस माइनस रूट में दे दिए, यह प्लस और माइनस। ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आप लोग कहीं बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, आप लोग कहीं बाद में चलो तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन किसकी बात करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन का। कोई लाइन है तो उसका हम स्लोप किसे कहेंगे? कोई लाइन है उसको हम स्लोप किसे कहेंगे? किसी कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे, है ना। तो देखो स्लोप क्या होता है, इसको बारीकी से समझना है अच्छा से। जैसे मान लो कि हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है, ये मान लो कोई लाइन है, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको हम स्लोप एंगल कहते हैं। या इधर से ले लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, इस एंगल को भी हम स्लोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? थीटा को स्लोप एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्लोप एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? स्लोप एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्लोप एंगल बोलते हैं। चलो अगर इसी में हम लोग थोड़ा और बात करें कि अगर कोई लाइन है, ठीक ना, इस तरह से, और ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x1 कोमा y1 और इसका कोऑर्डिनेट है मान लो x2 कोमा y2। क्लियर? तो इसमें हम स्लोप एंगल, क्योंकि लाइन है तो लाइन का स्लोप तो होगा ही, या जो स्लोप होता है ना वो एक्स एक्सिस के साथ होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखिएगा। तो इस एंगल को स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दो पॉइंट है, ये तो ये एंगल क्या हो गया? 90 होगा। और थोड़ा आप लोग को अगर हम दिखा दें, चलो, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है ये, इस एंगल को क्या बोलेंगे? स्लोप एंगल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी थीटा क्या है? स्लोप एंगल। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ है स्लोप ऑफ लाइन। क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप एंगल समझ में आ गया कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, याद रखिएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल। उसी एंगल को क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल। तो फिर हम स्लोप किसे बोलते हैं, तो याद रखना जो स्लोप होता है ना, स्लोप उसको हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एम से। स्लोप को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, एम से। स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो इसीलिए यहाँ पर जो एम इक्वल टू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल को टेन में रखते हैं। उस एंगल को किस में रखते हैं, टेन में। तो टेन थीटा ही क्या कहलाता है, स्लोप। टेन थीटा ही क्या कहलाता है, स्लोप। तो टेन थीटा क्या कहलाता है, स्लोप। तो ये भी क्या हो गया, स्लोप। स्लोप एंगल को 10 में रख देने से वो क्या कहलाता है, स्लोप। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करेंगे तब सब लोगों को पता है कि ये डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला में यही चीज़ देखे थे। तो यहाँ से इतना तो कर सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, या एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। यही होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटे आधार। तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। ये आ गया। तो ये हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी लाइन का ये स्लोप हो गया। क्या हो गया, ये किसी लाइन का ये स्लोप हो गया। किसी लाइन का ये स्लोप हो गया। ओके, किसी भी लाइन का क्या हो गया, ये स्लोप हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। तो स्लोप अगर हो गया तो हम लोग क्या बात करेंगे, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लीजिए गौर से। स्लोप समझ में आया, स्लोप समझ में आया या नहीं तो बताइएगा। चलिए, स्लोप अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा जो है ना इसका लाइनिंग चलो लगभग सही है। जैसे मान लो ये कोई लाइन है, क्या है, लाइन है। तो y एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है, इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। और x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा। तो हम लोग अभी देखे हैं कि m जो स्लोप थीटा था, m इक्वल टू टेन थीटा था, स्लोप था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। और थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल। सी है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जहां m क्या है, स्लोप हो गया। m क्या हो गया, स्लोप। और c क्या हो गया, c कहाँ है, c क्या है, जो y एक्सिस के किस पॉइंट पे कट करता है। मतलब ये c पॉइंट हुआ ना, तो यहां से ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, c। ये डिस्टेंस c हो गया। तो m तो स्लोप हो गया और c क्या हो गया,
वाई इंटरसेप्ट, क्या बोलेंगे हम लोग, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या बोलेंगे, वाई इंटरसेप्ट। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ठीक ना। ये बात समझ में आ गया। अब हमें क्या होता है कि वाई इंटरसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन हमें इसमें कुछ पॉइंट्स अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वो बात ध्यान रखना है। अगर हमें पूछा जाए एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है ना, एक्स इंटरसेप्ट क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो जब हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना हो, ध्यान से सुनिएगा, जब हमें वाई इंटरसेप्ट, देखो गौर से देखना है यहाँ पे आप लोग को कि ग्राफ जहाँ एक्स वाई एक्सिस पे जब कट करता है तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। इसी तरह जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, कट करेगा, वहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये तो आप लोग कॉमन सेंस यूज कर सकते थे कि वाई इंटरसेप्ट निकालना है, तो वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या कर देंगे बताना, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स का वैल्यू जीरो कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू जब जीरो करेंगे इस इक्वेशन में, वाई इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या रखना है, जीरो, तो वाई इक्वल टू एम इंटू जीरो प्लस सी, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, सी, वाई इक्वल टू आ गया सी। इसी में जब हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इंटरसेप्ट वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे हम, y का वैल्यू जीरो रख देंगे। जैसे हमारे पास y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी है, y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, y का जीरो इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस सी बाय एम, माइनस सी बाय एम। इतना आराम आराम से और प्यार से पढ़ाते हैं, तो ध्यान रहे, समझ एक बार में आ जाना चाहिए, समझ एक बार में आ जाना चाहिए। और बता रहे हैं जिनको आपको लगता होगा कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं ना, तो अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम जब यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम सबको लेके चल रहे हैं। बहुत बच्चे को स्लो समझ में आता है, बहुत बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आता है, उसको फास्ट चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिए, अपना स्पीड बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल से, तो आपको और अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आया। चलिए, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप, फाइंड स्लोप, स्लोप एंगल एंड वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ड्रॉ द लाइन। हमारे पास दो इक्वेशन है जिसमें हमें स्लोप एंगल फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और लाइन को ड्रॉ करना है, लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू 1 बाय क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू 1 बाय रूट 3x प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग देखें तो y इक्वल टू क्या था हमारे पास क्वेश्चन, एम एक्स प्लस सी, तो m इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 बाय रूट 3। ये m किसको बोलते थे, टेन थीटा को, है ना। तो यहाँ से ध्यान देखना कि टेन थीटा का वैल्यू आ गया 1 बाई रूट 3। तो आप लोग याद करो पिछले क्लास सब में कि टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट 3 आता था, याद करो, याद करो। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, ये 1 बाई रूट 3, 30 डिग्री। क्या आ गया ये, 30 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया,
ये आ गया 30 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप एंगल। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? इसका ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें देखो थोड़ा एक और है। गौर से देखिएगा। स्लोप हो गया, स्लोप हो गया, स्लोप एंगल हो गया। वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे? शायद इधर कुछ मिस कर दिया है ना, इंटरसेप्ट लिखने में ऐसी पीटी लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। चलो, तो y इंटरसेप्ट जब फाइंड करना है तो हम लोग क्या जानते हैं? x का वैल्यू 0 करेंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 1/√3, x का वैल्यू हम 0 रख देंगे प्लस 2। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू क्या आ गया? 2। साथ हम लोग क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से देखो y का वैल्यू 0 रखें, 0 इक्वल टू 1/√3 x प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू आ गया माइनस का 2√3। कितना आ गया? माइनस का 2√3। ये तो क्लियर है। अब हमें क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो x एक्सिस पे माइनस पे कट कर रहा है तो मान लो ग्राफ कुछ यहाँ शुरू होगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक ना? तो इसका क्या आ गया? ये वैल्यू आ गया 2। तो इसको 0,2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसका कोऑर्डिनेट 0,2। इसको क्या लिख सकते हैं? तो -2√3,0। और ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। इस तरह से ये ग्राफ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा। गौर से बता रहे हैं, आप लोग का बेसिक स्टार्ट हुआ है। तो बेसिक स्टार्ट जो हुआ है ना, तो आप लोग को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में सेकेंड नंबर, थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है y इक्वल टू -√3x - 5। दिख रहा है? तो इसको हम किससे कंपेयर करें? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां से देखो m का वैल्यू आ गया हमारे पास। m का वैल्यू क्या आ गया? गौर से देखो, -√3, -√3। तो माइनस का जो √3 आया, तो अब बताना है यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का √3। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? देखो बेटा, टेन माइनस √3 कितना डिग्री का वैल्यू आता है? कुछ पता है? कुछ पता है तो बोलो। नहीं पता है तो हम तो हैं ही बोलने के लिए।
बोलो, याद आया कुछ? देखो माइनस में है, किस में है? माइनस में। तो माइनस में √3 है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर होगा, तो आप ही लोग बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि tan 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर tan, उसी से वैल्यू याद होता है 90 + 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, 90 पे 10 होता है, तो cot कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ का मतलब वैल्यू आ गया √3। तो कहने का मतलब ये है कि कितना डिग्री का वैल्यू आ रहा है? 120 का। तो हमारा स्लोप एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है। जब हमें x इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा? x इंटरसेप्ट। तो y का वैल्यू, y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा तो x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो y -√3 इंटू 0 -5। तो y कितना आ गया? -5। जब हमें x इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? x का वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ से देखो x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना इस इक्वेशन में। तो 0 = -√3x -5। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या आ गया? बताना, x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस में ही आया। किस में आया? माइनस में ही आया। और वो कितना आएगा? बताना, -5/√3। गौर से देखो, -5/√3। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कुछ यूं बन जाएगा। देखो x एक्सिस पे भी नेगेटिव में इंटरसेप्ट करता है, y एक्सिस में भी नेगेटिव में इंटरसेप्ट करता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक ना? ये एंगल जो है स्लोप एंगल, यही एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट? तो -5 है, तो 0, -5। जानते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो पहले एक्स अब्सिसा लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। हाँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो -5√3, 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, अगर ये क्लियर है तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें ये यहाँ पर क्या समझ में आया कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है क्या होता है? y = mx + c। y = क्या होता है? mx + c। ठीक ना? तो जिसमें m = क्या होता है? m को हम लोग क्या बोलते हैं? tan थीटा, जिसको हम लोग नाम क्या दिए हुए हैं? स्लोप। क्या नाम होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कुछ पॉइंट का ध्यान लिखना है कि जब थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। ध्यान रखिएगा, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा। जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? >90 डिग्री होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक ना? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है। जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री, कितना होगा? 90 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा? बताना, अनडिफाइंड हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है? स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। स्लोप क्या हो जाएगा?
इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं, अलग अलग कंडीशन में ग्राफ क्या हो सकता है, कितने केसेस बन सकते हैं, है ना, कितने केसेस बन सकते हैं। तो आप लोग को पहचानना है कि क्या होगा। पहचानना है कि क्या होगा। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखो बेटा, अभी स्टार्टिंग का क्लास है, इसीलिए हम स्लो बता रहे हैं। क्या है ना, थोड़ा बोर्ड वर्क ज़्यादा है, बोर्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है बोर्ड वर्क करने से, कि आप लोग को समझने का टाइम थोड़ा मिल जाता है। समझ रहे हो बात को? नहीं तो अगर हम सीधा सीधा हर चीज़ बना के लाएं तो आप बोलोगे कि सर कुछ पढ़ाते कहाँ है, मेहनत कहाँ करते हैं। अब कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएंगे, इसमें बताना है कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंटरसेप्ट क्या है ना, ये सब बताना है। जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ, ये ग्राफ, और पॉसिबिलिटी देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और वो हो गया, ये हो गया, ये और ये सब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक ना। अब इसमें बताना है आपको कि बताना इसका स्लोप क्या होगा, बताना है इसका स्लोप क्या होगा, है ना। सब में कॉमन बात है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये एंगल है, ये एंगल थीटा है ना, 90 से कम है, और वाई एक्सिस को यहाँ कट करता है। तो इसमें बताना है, इसमें स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, सी भी क्या है, पॉजिटिव है। इसमें बताना है ये एंगल इसका थीटा हो गया एक्सिस के साथ,
मतलब इसमें भी स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, इसमें सी क्या हो गया, जीरो। इसमें बताना है, देखो ये एंगल है 90 से ज़्यादा है क्योंकि यहीं तक 90 होगा, इसमें स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव, सी क्या है, सी पॉजिटिव हो गया। इसमें बताना है ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ है थीटा, तो इसमें स्लोप क्या हो गया, इसमें स्लोप निगेटिव हो गया। हाँ तो इसमें क्या हो गया, देखो 90 से ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है, ये भी क्या है ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ये थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा क्या है लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें स्लोप क्या हो गया, स्लोप तो नेगेटिव हो गया, बट सी क्या है, सी नीचे देखो वाई नेगेटिव वाई एक्सिस में कट कर है, तो सी भी क्या है नेगेटिव है, ठीक ना, सी भी क्या है नेगेटिव है। इसमें बताना थीटा ये है लेस देन 90 है, तो इसका भी क्या हो गया स्लोप पॉजिटिव, बट सी क्या हो गया नेगेटिव हो गया। इसमें देखो ये एंगल होगा थीटा जो ग्रेटर देन 90 है, तो इसमें स्लोप क्या हो गया, स्लोप नेगेटिव हो गया और सी क्या हो गया जीरो। इसमें देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसमें थीटा क्या आ गया 90, थीटा क्या आ गया 90, इसमें स्लोप कितना हो गया बताना, इन्फिनिटी, स्लोप कितना हो गया इन्फिनिटी। इसमें देखो इस केस के साथ एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो इसमें स्लोप क्या हो गया जीरो हो गया, स्लोप क्या हो गया जीरो हो गया, स्लोप क्या हो गया जीरो, ठीक ना, स्लोप क्या हो गया जीरो। इसमें x क्या है, x इंटरसेप्ट जो है लेस देन नेगेटिव है, इसमें y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। इसमें देखो इसमें भी 90 डिग्री है, तो इसमें स्लोप क्या हो गया इन्फिनिटी, और x इंटरसेप्ट क्या आ गया इसमें पॉजिटिव। यहाँ पर ध्यान देना इसमें x इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव, इसमें x इंटरसेप्ट क्या है जीरो है, y इंटरसेप्ट क्या है जीरो है, इसमें x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। देखो इसमें भी थीटा इक्वल टू जीरो है, थीटा क्या है जीरो, तो इसका स्लोप क्या बोलोगे स्लोप जीरो बोलोगे। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप जीरो है। अब इसमें y इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट ग्रेटर देन जीरो है, ठीक ना। ये सिचुएशंस हैं, ये सब याद रखिएगा क्या होता है, याद क्या रखना है, तो वैसे ही समझ में आ जाता है क्या जी, वैसे ही समझ में आ जाता है। आपको कहीं ये चलो क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया बताओ, अगर ये समझ में आया तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये क्लास जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि क्लास बड़ा हो रहा है। हाँ तो चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसको देखते हैं। कहते 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, तो फाइंड स्लोप कर रहा है। ध्यान रखिएगा क्या है हमारे पास इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, हमें स्लोप निकालना है, क्या निकालना है स्लोप। तो इसको गौर से देखिएगा, इसको तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 4y इक्वल टू लिखेंगे तो देखो माइनस 3x प्लस 5 आ गया है ना, 4y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3/4 x प्लस का 5/4। ध्यान दीजिएगा इसमें जो है ये क्या आ गया हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्लोप। तो m इक्वल टू कितना आ गया माइनस 3/4, माइनस में है मतलब थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। फाइंड y इंटरसेप्ट, क्या निकालना है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग,
वाई इंटरसेप्ट के लिए हम लोग x इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पर हम जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया 5/4। चलो y का वैल्यू क्या आ गया 5/4, y का वैल्यू क्या आ गया 5/4। तीसरा नंबर है, ध्यान से देखिएगा, x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, x इंटरसेप्ट के लिए, तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, जहाँ x इंटरसेप्ट होता है वहाँ y का वैल्यू क्या होता है 0, तो y 0 कर देंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 5, तो y x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 5/3। ये समझ में आ गया। चौथा कहता है ड्रॉ द लाइन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ड्रॉ करना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, लाइन हमने ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो x इंटरसेप्ट हो चाहे y इंटरसेप्ट हो, दोनों का दोनों क्या है प्लस है, दोनों का दोनों प्लस है। देखो y एक्सिस को कहाँ काटता है 5/4 पे, 1 से ज़्यादा पे, और 5/3 पे, तो कुछ ऐसा हो गया ग्राफ, ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये क्या लिखोगे इसका, ये 5/3 पे कटता है, और ये y इंटरसेप्ट 5/4 है। गौर से देखिएगा, इसमें स्लोप अगर हम ये रख लेंगे ना, ये ध्यान सुनिएगा, ये हम आप लोग को बताए थे ना कि कोई लाइन है, ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हमारे पास ये नेगेटिव स्लोप आया है ना, तो नेगेटिव स्लोप मतलब इसका हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रख लेंगे, ठीक ना। बस ये भी समझ लेना है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया 5/3, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5/4 निकालना है। अब हमें बोलता है क्या, डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए, डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है, क्लियर है। जब डायग्राम भी ड्रॉ हो गया है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इस ओरिजिन से इस लाइन का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इस ओरिजिन से लाइन का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इसको गौर से देखना है। जैसे मान लो ये ओरिजिन है ना, क्या है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर हम इसका लेंथ देखें, गौर से देखिएगा, यहाँ ओरिजिन है, ये लेंथ देखें, देखो ये लेंथ क्या है, बड़ा है बड़ा है बड़ा है बड़ा है, छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है ना। तो जब मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम डिस्टेंस वहाँ पे आएगा जहाँ पर ये एंगल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डी मिनिमम हो गया, क्या हो गया, ये डी मिनिमम हो गया। और हमारे पास स्लोप निकल गया है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से देखें m इक्वल टू क्या है माइनस का टेन थीटा यूज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो माइनस यूज कर लेते हैं, तो माइनस का 3/4, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया 3/4, थीटा 3/4 है। अब हमारे पास देखो, हमारे पास टेन थीटा आ गया, ठीक ना, लेकिन हमें डिस्टेंस ये फाइंड करना है, हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो डिस्टेंस कौन सा है, वो डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस में हमें ये थीटा पता है, ये लेंथ पता है, और ये फाइंड करना है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। तो टेन थीटा अगर 3/4 है तो हम आपको बोलेंगे कि साइन थीटा फाइंड करो, तो कैसे निकाल लोगे,
तो देखो यहाँ से क्या आ गया, P बाय बी, टेन थीटा इक्वल टू यही होता है P बाई बी। तो P का वैल्यू 3 आ गया, B का वैल्यू 4 आ गया, क्लियर ना, P बाई बी, P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4। तो H निकालना है, तो H का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से देखो तो यहाँ से क्या आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, गौर से देखो तो ये 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। तो इसी एंगल से अगर हम इसका साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा आ जाता है हमारे पास P बाय एच। तो P कितना है 3 है, H कितना है 5 है। ये तो हम लोग फाइंड कर लिए हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है D। तो D फाइंड करना है, हमें D फाइंड करना है, तो हमें क्या लिख लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 5 नंबर क्वेश्चन। तो साइन थीटा इक्वल टू किसमें देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो D मिनिमम अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5/3 है। तो हमारे पास जो D मिनिमम आ गया, क्या आ गया 5/3 साइन थीटा। तो गौर से देखना है, D मिनिमम जो आ गया हमारे पास 5/3 और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5। यहाँ से कट के कितना आ गया 1। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन आ गया 1 यूनिट। ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, देखो बेटा फालतू का क्वेश्चंस नहीं है ये सब क्वेश्चन। अभी कई रहोगे ना तो फिजिक्स जब पढ़ोगे, जब फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ फिजिक्स समझोगे, ठीक ना, वहाँ फिजिक्स समझोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन अगर आप लोग को कभी लगे कि नहीं समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन कभी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, तो करना क्या है कि थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना है, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना है, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना है, ठीक ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ खत्म करते हैं, अब सर्कल स्टार्ट करते हैं। सर्कल देखेंगे, पैराबोला देखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखेंगे, इलिप्स देखेंगे, है ना। फिर थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेंगे, फिर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। देखो लेक्चर बड़ा हो रहा है तो आप लोग घबराना नहीं। तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान रखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सर्किल तो समझते हो, तो अगर सर्किल समझते हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल भी समझ में आ जाएगा। सर्किल समझते हो तो इक्वेशन ऑफ सर्किल भी समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर दो सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक ना, दो सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे एक सर्कल ये रहा जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। अब मान लो कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, एक्स वाई पॉइंट्स। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये, इसको क्या बोलोगे रेडियस, ए को रेडियस मान लेते हैं। तो ए क्या है रेडियस, इसका ए क्या है ए रेडियस है। ए क्या है इसका रेडियस।
तो अगर हम देखें, इसको ओ पॉइंट बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ओ पी स्क्वायर इक्वल टू दिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अगर हम यूज कर लेंगे, तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ओ पी का वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। कब? जब वो ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करता है। तो ये अब मान लो कोई सर्कल ये है, ठीक है ना, इसका सेंटर यहाँ है, ओरिजिन पे नहीं है, और ये किसी पॉइंट से पास हो रहा है एक्स वाई से। ये डिस्टेंस मान लो इसका भी ए है, रेडियस है। इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है मान लो एच और कोमा के है। इसमें अगर इक्वेशन बनेगा सर्कल का तो क्या बनेगा बताना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस यही दो है, इसमें और कुछ नहीं है, बस खत्म। एक क्वेश्चन करेंगे फिर आगे निकलेंगे। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखना है कि कब क्या होता है। जब सेंटर से पास करेगा तो सर्किल का इक्वेशन ये होगा, और जब वो किसी सेंटर का किसी दूसरे पॉइंट पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये समझ में आया? देख लो बढ़िया से। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन हमारा ये रहा, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 27 है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। क्या है क्वेश्चन? कि 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 27। क्या हम इसमें 3 बाहर निकाल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 27/3। कितना आ गया? 9। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो इसका रेडियस कितना आ गया? रेडियस आ गया 3। और सेंटर कितना कहाँ पे होगा? तो सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ, कहाँ पे? सेंटर एट ओरिजिन होगा। सेंटर कहाँ पे आ जाएगा? ओरिजिन पे आ जाएगा। मतलब इसका हम सी का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 0,0। हो गया, हो गया। अब हम लोग देखेंगे इलिप्स को। किसको देखेंगे? इलिप्स को। ध्यान दीजिएगा, इलिप्स बनाएंगे अब हम लोग। तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स को समझते हैं। चलो, ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल। बट इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा इसको अंडा का शेप दे देते हैं इस तरह से। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या करते हैं, ये अंडा का शेप समझ में आ रहा है? क्या आप लोग को अंडा का शेप समझ में आ रहा है? हाँ, तो अंडा के शेप वाले शेप को हम लोग क्या बोलते हैं?
जीरो जीरो हो गया। इसमें जो ये हो गया ना, ये इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं। इसमें देखो ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन क्या है, बी है। इसमें हम इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। इसमें देखो तो बी ग्रेटर देन ए है, क्या है, बी ग्रेटर देन ए है, ठीक ना। तो जैसे एक्स एक्सिस हो गया, क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ध्यान रखिएगा। जो बड़ा होता है उसको मेजर बोलते हैं, जो छोटा होता है उसको माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो बड़ा होता है उसे मेजर बोलते हैं, जो छोटा होता है उसे माइनर बोलते हैं। अगर ये बात समझ में थोड़ा भी अगर आता होगा तो देखो ये हो गया मेजर एक्सिस इसका, और ये हो गया माइनर एक्सिस, ठीक ना। इसमें ये क्या हो गया, इसका ये हो गया माइनर एक्सिस और ये हो गया मेजर एक्सिस, तो ध्यान रखना है। तो ये डिस्टेंस जो हमारा यहाँ से यहाँ तक है 2a है, तो 2a को हम लोग बोलेंगे मेजर एक्सिस, क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। और 2b को क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस, क्या बोलेंगे, अभी नाम से भी जानना है, माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। सिर्फ ए को होगा, सिर्फ ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। और बी को क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। ये इसके लिए हो गया, ठीक ना, ये इसके लिए हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो 2b होगा ना वो क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और 2a को इसमें क्या आ जाएगा, माइनर एक्सिस। इसमें हाफ 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 आधा को हम सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। इसका जो इक्वेशन होता है, इसका इक्वेशन याद रखना है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस तरह का देखें तो उसको याद रखना है कि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। जब ए ग्रेटर देन बी से होगा, स्क्वायर होगा यहाँ पे, जब ए ग्रेटर देन बी होगा तो ये हो जाएगा, जब बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो इसमें ये हो जाएगा, ठीक है, बी ग्रेटर देन इसमें ए है। तो यही शेप का डिफरेंस आ जाता है और कुछ नहीं है, शेप का थोड़ा डिफरेंस आ गया, शेप का थोड़ा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 इक्वल टू 1 है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू क्या है, 5 है। तो बी ग्रेटर देन क्या आ गया, ए। बी ग्रेटर देन ए आ गया तो इसमें कौन सा ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। कौन सा ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। चलो बनाने में ही फायदा है। तो इसका जो डायग्राम बन जाएगा, कुछ यू बन जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इसका जो लिलिप्स बनेगा बी ग्रेटर देन ए है, ये बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो गया बी।
ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का वैल्यू कितना आ गया 3 और बी का वैल्यू कितना आ गया 5। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, उसका ये डायग्राम हो गया। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें 9x² प्लस 4y² इक्वल 30, ड्रॉ द इलिप्स। इलिप्स ड्रॉ करना है, इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 9x² प्लस 4y² इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर देना है क्योंकि हमें उधर 1 चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो x²/2² प्लस y²/3² इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो तो a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 3 आ गया, है ना। तो b ग्रेटर देन a है, तो b ग्रेटर देन a है तो इलिप्स कैसे बन जाएगा बताना। इसमें इलिप्स ऐसे बन जाएगा, है ना। ये इलिप्स ये हो जाएगा, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो बी का वैल्यू है 3 और ए का वैल्यू है 2। बस डायग्राम आप लोग को जितना बेसिक जरूरत होता है उतना ही बता रहे हैं। ये मत बोलना कि इलिप्स हम पढ़ा दिए तो क्लास 11th मैथमेटिक्स का इलिप्स खत्म हो गया। गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। गलत फहमी में नहीं रहना है। अब हम इक्वेशन ऑफ थोड़ा पैराबोला की ओर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो याद रखना जब हमारे पास जैसे y² इक्वल टू 2x है, मतलब कुछ है, मतलब एक का पावर 2 है और दूसरे का पावर क्या रहना चाहिए 1। तो ये क्या कहलाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या कहलाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax होता है। इसमें a का भी अपना कुछ मतलब है लेकिन इसमें हमें नहीं जाना है। तो हमें कुछ ग्राफ से इसको समझना है कि क्या होता है। इसको हमें कुछ ग्राफ से समझना है कि होता क्या है। ठीक है, इसको हमें कुछ ग्राफ से समझना है कि होता क्या है। जैसे मान लो हमने लिख दिया y² इक्वल टू 2x। गौर से देखना इसका ग्राफ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, लीनियर ग्राफ तो होगा नहीं, तो कैसा ग्राफ होगा। तो इसका ग्राफ अगर आप लोग बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है कि y निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर y का वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर हम y का वैल्यू 1 रख लिए तो 2x, x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। और y का वैल्यू हम -1 रखेंगे तो भी क्या आएगा 2x, x का वैल्यू 1/2। कहने का मतलब ये है कि y प्लस माइनस हो सकता है लेकिन x हमेशा क्या होगा प्लस होगा, x हमेशा क्या होगा प्लस होगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये पैराबोला है। जैसे मान लो यहीं पर हम लिख दिए y² इक्वल टू -2x। तो यहाँ क्या हो गया y प्लस माइनस होगा लेकिन x हमेशा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ माइनस लग चुका है ना। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा ऐसे। इसी तरह से देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे y² में था x² इक्वल टू 2x लिख दिए, x² इक्वल टू 2y। तो पैराबोला में हमें ये समझना है कि हमेशा x का स्क्वायर होना कोई ज़रूरी नहीं है। एक वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, दूसरे वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दिए x² इक्वल टू 2y। तो देखो x प्लस माइनस दोनों हो सकता है बट y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा ऐसा। अगर यहाँ पर हम x² इक्वल टू -2y दे दिए तो इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ
ऐसा। तो ये पैराबोला का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? पैराबोला का ग्राफ हो गया। ठीक है, किसका ग्राफ हो गया? पैराबोला का ग्राफ हो गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है पैराबोला का ग्राफ क्या होगा? अब क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि 1.5 घंटे को लेके आते हैं। इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है कि दो वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहे, सी। सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। सी क्या है? कांस्टेंट। सी कांस्टेंट होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? सी कांस्टेंट होना चाहिए। एक्स वाई इक्वल टू सी है तो सी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ कैसे हो सकता है? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी बाई वाई लिख सकते हैं, या y इक्वल टू सी बाई एक्स लिख सकते हैं। तो देखो, जब x 0 होगा तो y इन्फिनिटी होगा, जब y 0 होगा तो x इन्फिनिटी होगा। बात समझे कुछ? तो ग्राफ कुछ, अगर x क्या है? 0 है तो y क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ग्राफ कुछ इन्फिनिटी चल के ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी से आके इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर निगेटिव की तरफ देखें तो ये निगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई इक्वल टू क्या है? सी का ग्राफ है कब? जब सी पॉजिटिव है। सी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक ना? जब इसमें क्या हो जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू सी होगा जब सी क्या हो जाए? निगेटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि x एक को पॉजिटिव रखेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा, है ना? तो y पॉजिटिव तो x निगेटिव, अगर x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसे नहीं होता है, ध्यान देना है। पैरेलल लाइन हो जाता है इन्फिनाइट पे जाके, तो इसको ऐसे ही दिखाता है कि इन्फिनाइट से आ रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट से आ रहा है, ऐसे दिखाना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक्स वाई इक्वल टू 2 है तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्स वाई इक्वल टू -2 बोल देंगे, एक्स वाई इक्वल टू -2, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लेते हैं कुछ ग्राफ सब। इक्वेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, जैसे मान लो कि हमारे पास जितना पढ़ा रहे बेटा उसको फिजिक्स के लिए क्या करना है? उतना तैयार रखना है। ठीक है ना? एक्सपोनेंशियल ये होता है कि y इक्वल टू ई के पावर x, y इक्वल टू ई के पावर x एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। ठीक है ना? तो ग्राफ कुछ यूं होता है, देखो, जब x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। y का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो देखो, किसी भी हाल में x नेगेटिव होगा। ठीक ना?
ई का वैल्यू होता है 2.71, 2.71 याद रखना, बट इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है। इसमें क्या है कि जब x का वैल्यू क्या होगा, जीरो, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x का वैल्यू जीरो करेंगे तो y का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा ना, ध्यान रखना है कि अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, ठीक ना, 2 का पावर इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, यहीं पर -2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आएगा, सॉरी। इसमें ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, अगर ये देखो कि अगर 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी दे देंगे तो क्या आएगा, इसका मतलब है कि ये 2 का पावर इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब है कि 1/इन्फिनिटी हो गया, मतलब 0, ठीक ना। तो ये ग्राफ जो इसका बनता है कुछ यूँ बनता है, ये ग्राफ इन्फिनिटी चल के आता है, ऐसे चला जाता है। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ई का पावर x का, किसका ग्राफ है ये, y इक्वल टू ई का पावर x का। अगर हमारे पास ये आ जाए कि y इक्वल टू ई का पावर -x, तो याद रखना -x होने से क्या होता है, उसका मिरर इमेज बन जाता है, क्या बन जाता है, मिरर इमेज। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये हो गया एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं, किसका ग्राफ देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला देखते हैं साइन एक्स का। ध्यान रखना, जब साइन का वैल्यू देखोगे ना साइन में, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक ना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक ना। साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन 270 डिग्री का वैल्यू होता है, बताना, -1। और साइन 360 डिग्री का वैल्यू हो जाता है फिर से 0। इसका मतलब ये है कि साइन का जो है ना, साइन साइन जो है, साइन जो साइन कॉस पढ़े हैं, साइन थीटा से, इसका वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहता है, ठीक ना। इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस। तो साइन का जो ग्राफ होता है, इस पे चर्चा अगर करेंगे तो कुछ यूँ होता है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो ग्राफ इसका कुछ यूँ होता है, इसको साइन का ग्राफ बोला जाता है। किसका ग्राफ बोला जाता है, साइन का। थोड़ा एग्जैक्ट नहीं हुआ तो इस तरह से होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। यहाँ कितना है, π/2, मतलब 90 डिग्री, यहाँ पाई है, यहाँ 3π/2 है और यहाँ 2π है, 2π को ही 80 डिग्री बोलते हैं। तो ये हो गया साइन का ग्राफ। किसका ग्राफ हो गया, साइन का। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हो गया है। इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कॉस का ग्राफ। तो y इक्वल टू कॉस का ग्राफ देखते हैं, तो याद रखना कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, ठीक ना। और कॉस 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। और कॉस 360 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। इसका मतलब ये हो गया, इस कॉस का जो ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ ये होता है। इसका मतलब है इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, π/2, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे
कितना हो जाएगा? एक चीज इसमें गलत हो गया है। हाँ सही है, 0 पाई/2, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया था पाई, और यहाँ क्या हो गया 3 पाई/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पाई। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये ग्राफ इनफिनाइट तक चलता रहता है, इसी तरह से अपना राउंड 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 लगाते रहता है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक, अब हम लोग स्टार्ट करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। अब 5 मिनट का लेक्चर बच गया है, ध्यान बना के रखिए, सिर्फ 5 मिनट का बच गया है। अब 5 मिनट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ लेते हैं, फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, ठीक ना। क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है ना, क्योंकि पढ़ना तो पूरा सिलेबस है ना, तो वीडियो छोटा हो या बड़ा हो रुक रुक के देख लीजिए। तो हमारा टारगेट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ एंड इक्वेशन, तो ग्राफ एंड इक्वेशन देख लिए हैं, है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्लोप देखे हैं, स्ट्रेट लाइन देखे हैं, उसका ग्राफ देखे हैं, है ना, पैराबोला देखे हैं, उसका ग्राफ देखे हैं, हाइपरबोला देखे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखे हैं, ग्राफ देखे हैं, इलिप्स देखे हैं, उसका ग्राफ देखे हैं, सर्किल देखे हैं, उसका ग्राफ देखे हैं, है ना, साइन का ग्राफ देख लिए, कॉस का ग्राफ देख लिए, एक्सपोनेंट का ग्राफ देख लिए। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा है, तो इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कैसे किसमें क्या होता है, ठीक ना। तो सब क्लास 10th का ही है, बेसिक चीज़ें हैं। तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक ना। इसमें एक डिस्क्रिमिनांट नाम का कोई चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं b² माइनस 4ac। इसमें जो वैल्यू होता है, रूट आता है, x का वैल्यू क्या लिखते हैं? -b प्लस माइनस रूट डी प्लस माइनस रूट डी अपन 2a, ठीक ना। ये सब तो जानते ही हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? रूट। इसको क्या बोलते हैं? रूट और डिस्क्रिमिनांट। तो यहाँ से हमें क्या पड़ता है? कुछ नेचर का पता चलता है। क्या पता चलता है? कुछ नेचर का। तो दो रूट अगर आता है तो हम लोग ये जानते हैं, सम ऑफ रूट जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये सब तो जानते हैं। अगर ये सब जानते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ और जानना है कि और भी जानते हैं, बस उसको रिवाइज करवा रहे हैं। रिवाइज यही करवा रहे हैं कि जैसे मान लो कि d है ना, जब d ग्रेटर देन 0 था, क्या था? ग्रेटर देन 0, तो रूट जो होता है कैसा होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। रूट कैसा होता है? तो रूट्स मतलब हिंदी वाले पढ़े, मूल पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम वाले सब मूल पर। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होता है ना। रियल रूट होता है और एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 0, तो रूट्स क्या होता है? आर इमेजिनरी, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होता है। तो रियल नहीं होता तो इमेजिनरी होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। जब d का वैल्यू क्या होता है? इक्वल टू 0, जब d क्या हो जाता है? इक्वल टू 0, तब क्या होता है? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाता है ना। ये बात समझ में आया? तो अगर ये इतना तो पता ही था, इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो 2x² माइनस 5x प्लस 12 फाइंड द रूट्स, रूट्स फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास दो तरीका होता है ना।
फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़े हैं वही निकालना है। इसको क्या है कि यहाँ पर देखो तो हमारे पास है 2x² माइनस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे, b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या है, b² माइनस 4ac, ठीक ना। तो यहाँ से देखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ कुछ गलत तो नहीं लिखा दिए, नहीं सही है, यहाँ गलत कर दिए, कर रहे थे ना, यहाँ गलत कर रहे थे। d इक्वल टू क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 12। तो यहाँ से क्या आ गया, 25 माइनस कितना आ गया, 4 दूनी 8, 12 96 क्या आ गया, लेस देन। तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसा रूट होगा, इमेजिनरी, या इसको हम सिंपली लिख देते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। क्लियर, रूट्स आर इमेजिनरी, ये रूट्स इमेजिनरी रूट्स हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x माइनस 12, यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ माइनस है ना। इसमें बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइंड रूट्स। तो देखो इसमें हमें निकालना है d, तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac। तो आ गया माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू माइनस का 12। तो यहाँ से आ जाएगा 25 प्लस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया 12 96। तो यहाँ से आ गया 1 2 1, सही है क्या, क्या गया 1 2 1। तो दो रूट आएगा, डी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो x इक्वल टू क्या जानते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपन 2a। तो माइनस का b में माइनस और माइनस का 5 प्लस माइनस रूट 11 अपन 2a, तो 2 इंटू 2। क्लियर, यहाँ पर जो है 121 है, 1 2 1, तो कितना आ गया 5 प्लस माइनस 11 बाय 4। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, है ना। तो जब प्लस साइन लेंगे तो x का वैल्यू आ गया 1, 11 5 16 बट्टे 4, और दूसरा आ जाएगा माइनस 6 बाय 4। तो कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4 आ गया, और दूसरा आ गया माइनस 3 बाय 2, तो रूट ये आया। क्लियर है, तो आज की लेक्चर हो गया थोड़ा बड़ा, बड़ा क्या है, बेसिक तो पढ़े हैं आप लोग, 2x पर देखोगे तो आप 45 मिनट में 40 मिनट में हो जाएगा, ठीक ना। बहुत बच्चे जो जिनको दिक्कत होता है समझने में, तो खासकर वो स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। और बता रहे हैं पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। होमवर्क के लिए हम यही बोलेंगे कि नोट अभी कंप्लीट रखो, नोट क्या करना है, कंप्लीट करना है, और रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन भी देंगे आप लोग को, कुछ क्लास के बाद आप लोग को हम होमवर्क में क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, तो वो भी आएगा। तो थैंक यू, आप लोग को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अब आप अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।